नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सीएम मनोहर लाल ने मानेसर में 500 बेड के ईएसआई अस्पताल का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। अस्पताल बनने से गुरुग्राम जिले के अलावा महेंद्रगढ़, नूंह और रेवाड़ी के लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को इससे लाभ मिलेगा। करोड़ों की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में लोगों को आपातकालीन ओपीडी, आईसीयू जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। आज का ये अवसर ईएसआई के इस 500 बेड के अस्पताल का मात्र शिलान्यास का ये अवसर नहीं है। वास्तव में तो ये जो श्रम शक्ति है, बहुत बड़ा एक वर्ग हमारा ये है। श्रम शक्ति अगर मैं कहूं कि विश्व के निर्माता के नाते से किसी की सबसे बड़ी भागीदारी है तो हमारी श्रम शक्ति से है। सुई से जहाज तक बनाने में, निर्माण करने में इस श्रम शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इस श्रम शक्ति के खुशहाली के लिए, इसकी हर प्रकार की चिंता करने के लिए आखिर तो सरकारी व्यवस्था को आगे आना होता है। तो आज ये 500 बेड का जो हॉस्पिटल है, इसके शिलान्यास का मतलब इस श्रम शक्ति का विश्वास जगाना है कि हमारी भी चिंता पूरे प्रकार से होगी। चाहे वो केंद्र सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, चाहे हरियाणा सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, सभी को इन चीजों के लिए और हम लोग तैयार रखते हैं कि समाज का वो वर्ग जो किन्हीं कारणों से कठिनाइयां अपने जीवन यापन को चलाने के लिए महसूस करते हैं, हर प्रकार का लाभ उनको मिलना चाहिए। बड़ी सौगात मानेसर के लिए है, जहां 6 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड इंश्योरेंस पर्सन है यहाँ पर, और इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा ये हॉस्पिटल देगा। साथ में केंद्र ने जो हमारी नर्सिंग कॉलेज की मांग मानी है, तुरंत उसके लिए भी लैंड एलोकेट हम करेंगे इसी के एडजॉइनिंग, जिससे यहाँ पर हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी मिले। मैं तो आभार प्रकट करूंगा भूपेंद्र यादव जी का, जिनको हमने 6 प्रपोजल भेजे, उनमें से एक का आज इनॉग्रेशन किया है और 5 को इस वित्त वर्ष जो 22-23 का शुरू होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी भी कंस्ट्रक्शन और उसकी कंप्लीशन 2024 से पहले हम करने का काम करेंगे, जिससे देश के अंदर हरियाणा वो राज्य बने जो अपने तमाम आईपीज को पूरी सुविधा ईएसआई की दिलवाने का काम करें। हरियाणा सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि श्रम मंत्रालय भारत सरकार को उन्होंने ये 8 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ पे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जैसा आज कहा गया है कि हिसार में, करनाल में, पानीपत में जो ईएसआईसी के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जो जमीन उपलब्ध कराई है, उस पर भी शीघ्र कार्रवाई करके हरियाणा सरकार की कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत इस प्रकार के अस्पतालों को प्रारंभ किया जाए। सर, नर्सिंग स्टाफ कॉलेज आज ये विषय आया है, निश्चित रूप से हमने जमीन की मांग करी है, क्योंकि ईएसआईसी का एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में चलता है, तो उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। इसका दिन उद्योग नगरी मानेसर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत बड़ी उपलब्धि आज भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से दी गई है, जिसके लिए हम हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का और केंद्रीय श्रम एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। ये जो उद्योग नगरी मानेसर है, इसके साथ साथ निश्चित रूप से पूरे दक्षिण हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन है आज, क्योंकि चाहे वो बावल हो, चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे वो सोना मेवात का इंडस्ट्री
वहीं मानेसर को ईएसआई की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूंह पहुंचे, जहां उन्होंने जल संरक्षण कार्यक्रम में लोगों को संबोधन करते हुए फिरोजपुर झिरका में एक परियोजना की शुरुआत की, जो बिना किसी नदी या नहर के इलाके में पानी की समस्या दूर करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि यहां पानी का स्तर बहुत कम है और जो पानी है वो भी खारा है, इसलिए यहां पानी के लिए 263 करोड़ रुपए की योजना बनाई। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री 50 लाख की सहायता देंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि ऐसी योजना के लिए हमें जन भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। केवल यहां नहीं बल्कि शिवालिक, अरावली सभी श्रृंखला में भी बांध बनाने का काम करेंगे। मानेसर को ईएसआई की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूंह पहुंचे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम जिले के फारूखनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाबी मोहल्ले में स्थित सरकारी अस्पताल के पास एक जनसभा और खुले दरबार का आयोजन किया। इसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही लोगों की समस्याओं को भी सुना। वहीं इस मौके पर जिला अध्यक्ष ऋषि राज राणा, पूर्व विधायक गंगाराम, पूर्व विधायक रामवीर ऋतु कटारिया, हल्का अध्यक्ष रवि खुराना और काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मानेसर में 500 बेड का ईएसआई अस्पताल जिसका शिलान्यास किया गया और अब जल्द ही 5 फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जाएगा। तो मानेसर को ईएसआई की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम जिले के फारूखनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाबी मोहल्ले में स्थित सरकारी अस्पताल के पास एक जनसभा और खुले दरबार का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केंद्रीय और परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने T55 टैंक का अनावरण किया। आपको बता दें कि गांव में स्थापित किया गया ये टैंक वो टैंक है जिसने भारत पाक सीमा पर शत्रुओं को धूल चटाने का काम किया था और सन 1971 की लड़ाई में भारत को जीत दिलाने में इस टैंक का विशेष योगदान रहा था। बड़ी खुशी की बात है कि आप जनरल साहब ने हमें एक ऐसा मौका दिया है। T55 टैंक जो कि किसी समय सीमा के ऊपर तैनात था और जिस यूनिट में तैनात था उस यूनिट ने बड़ा अच्छा काम किया। उसका लाने का एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से लोगों को और प्रेरणा मिले। यहाँ पर ज्यादातर युवा फौज की तरफ आकर्षित है, तो थोड़ा और आकर्षण बढ़े, प्रेरणा मिले, शहीदों को याद करें। और खासकर ये वो इलाका है हरियाणा का जहां पर सबसे ज्यादा लोग फौज के अंदर है या सबसे ज्यादा शहीद है, तो इसलिए शहीदों का सम्मान भी बढ़ेगा, लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। आगे आने वाला युवा टैंक को देखकर अपनी तैयारी भी करेगा ताकि वो फौज के अंदर जा सके। देश की रक्षा और सुरक्षा सबसे पहला काम होता है किसी भी देश के लिए। अगर कहीं रक्षा और सुरक्षा में कमी रहेगी तो उसका खामियाजा हम तो हजारों साल भुगत चुके हैं, खासकर पश्चिम देशों की के आक्रमण की वजह से। और ये इलाका खासकर बापोड़ा, भिवानी जिला, दादरी और महेंद्रगढ़, ये जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ तो पैदा होती है फौज, सिपाही से लेकर जनरल तक और सभी फोर्सेज में। और क्योंकि देश की रक्षा करना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और वो भी पैदा होता है किसान के घर में, इसीलिए हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का काम है सब पर।
तो यहाँ का किसान और फौजी मजबूत कैसे हो सकता है, उसके लिए और क्या योगदान केंद्र सरकार कर सकती है हर मामले में, शिक्षा का, चिकित्सा का, पानी का, बिजली का, कनेक्टिविटी का, वो सारी सुविधा उस किसान और वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की स्कीम है बैंक में घोटाला। साथ ही कहा कि मोदी सरकार की नाक के नीचे 22,482 करोड़ का बैंक घोटाला हुआ और एनपी में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि लूटो और भागो की नीति मोदी सरकार ने बनाई है। 22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है। 22,842 करोड़ रुपए का। आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। साथियों, 3 तथ्य, इससे पहले कि मैं मेरी बात शुरू करूं, 3 तथ्य इस देश के लोगों को जानना जरूरी है। नंबर 1, पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख, और चौंकिए मत, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। मैं फिर दोहराता हूं, 3 महत्वपूर्ण तथ्य। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए हैं। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में। फरीदाबाद के सेक्टर 11 में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मिलन वाटिका में आयोजित बैठक हुई। बैठक परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ली। इस बैठक में कल 12 फरवरी से निवर्तमान पार्षदों के सफल 5 सालों की बधाई दी और उन्हें शॉल भेंटकर उनके 5 साल के कार्यकाल की विदाई पर सम्मान किया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं से बीजेपी सरकार के 7 सालों में विकास कार्यों पर चर्चा के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भविष्य के शहरी निकाय चुनावों को लेकर मंथन किया। यही नहीं, हर बूथ स्तर पर मजबूती से कार्य करने के टिप्स भी दिए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि अगर बूथ मजबूत होगा तो बीजेपी संगठन भी मजबूत होगा। पार्षदों के पूरे हो चुके हैं, पार्षदों के पूरे हो चुके हैं। 12 तारीख को वोट हुई थी और 5 साल में लोगों ने बहुत काम किया और पार्षदों ने, भाई दयाचंद यादव जी मेरे पूरे साथी रहे हैं, पहले पार्षद भी, इस शहर का नजारा इन्होंने देखा है, कोई बात आपसे छिपी नहीं है। और सारे पार्षद, 8 के 8 पार्षदों ने जो बल्लड़ में विकास का काम किया, मैं ये नहीं कहता सब कुछ हो गया, काम बहुत बाकी है, विकास बाकी है। और सरकार के 3 साल है और पार्षदों के 5 साल है, बहुत काम करने। शहर यहां पर झज्जर के लघु सचिवालय परिसर में जहां सरेआम देसी और अंग्रेजी शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, एक और प्रशासन लोगों को सफाई व्यवस्था बनाए रखने की हिदायतें दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खुद प्रशासन नाक तले इस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिससे साफ जाहिर है कि इस पूरे मामले में प्रशासन के ही लोग शामिल हैं। वहीं जब उपायुक्त झज्जर शक्ति सिंह से इस संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति के खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास सफाई रखे। साथ ही इस बात पर उन्होंने जानकारी होने से पल्ला झाड़ लिया। प्रेस कटिंग्स को देखा है, उसको भी ध्यान देंगे। एटलीस्ट जो सार्वजनिक स्थान हैं उनको तो साफ करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अपने आसपास की जो जगह है उसको साफ रखने में तो जब तक खुद नागरिक सहयोग नहीं करेगा तब तक दुनिया की कोई मशीनरी ठीक नहीं कर सकती।
लेकिन कहीं ना कहीं सर किसी न किसी अधिकारी की लापरवाही है इसमें। वो भी व्यवस्था देखी जाएगी। पहले तो सुधार करना आवश्यक है, उसके बाद वो सुधार किया हुआ मेंटेन हो, दोबारा से खराब ना हो, उसके बारे में क्या व्यवस्था बनाने की। वहीं झज्जर में सीआईए की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की। सीआईए की टीम ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ पकड़ा। सीआईए की टीम ने बादली फ्लाईओवर के पास 3 युवकों को भारी मात्रा में चूरापोस्त के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें लगभग 304 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया गया है और इसकी कीमत लगभग 3 लाख बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कैंटर में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भरा हुआ है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की तो एक ढाबे पर वो कैंटर जो है ट्रैक्टर वो खड़ा मिला। जब छानबीन हुई तो यहां से 304 किलो चूरापोस्त इस ट्रैक्टर से बरामद हुआ। दिनांक 13/2/2022 को एक बादली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ अंडर सेक्शन 20 एनडीपीएस एक्ट, जिसके अंदर कुल 304 किलो 50 ग्राम गांजा पत्ती बरामद हुई है। इसमें हमने 3 मुलजिमों। होडल के पुराना जीटी रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने एक गेस्ट हाउस में युवक का शव कमरे में मिला। लोगों ने इसकी सूचना गेस्ट हाउस मालिक को दी, जिसके बाद पुलिस को मामले के बारे में बताया गया। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पाया कि मृतक के चेहरे और आंख पर चोट के निशान हैं। मामले की जानकारी परिजनों को दी गई। मृतक के भाई ने बताया कि वो कल घर से निकला था, लेकिन 4 लोगों ने उसे रोककर गेस्ट हाउस में शराब पिलाई और उसकी हत्या कर दी। कल शाम को इन्होंने 4 आदमियों ने बैठ के वहाँ शराब पी है। शराब पीते वक्त पता लगा कि जीने से गिर गया और इन्होंने उसको उठा के उसी कमरे में सुला दिया। सुबह ये गए, जब इन्होंने देखा तो मृत हालत में पड़ा था, तो सूचना दी, उसके परिवार वालों को बुलाया। परिवार वाले आए, उन्होंने दरखास्त दी भाई हमारे आदमी को शराब पिला के मारा है। उस पर हमने 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए नाश को जनरल हॉस्पिटल पर भेज दिया गया। ये जी 3-4 महीने से ये लाए घर से बुलाया कि दारू वारू पियाई और दारू पी के मार दी। जींद में श्याम सुंदर हत्याकांड और 10 लाख की फिरौती की 2 घटना का मामला अब सुलझ गया है। आपको बता दें कि मामले में दोनों घटनाओं के मुख्य आरोपियों को जींद पुलिस ने जेल में भेज दिया है। जींद व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास और व्यापारियों ने पुलिस के अधिकारियों को सम्मानित भी किया। पुलिस प्रशासन ने उन सभी का जींद पुलिस ने श्याम सुंदर हत्याकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जींद के डीएसपी धर्मवीर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। डीएसपी साहब, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? आज व्यापारियों ने आपको सम्मानित भी किया है। ऐसा है, पुलिस की कार्य प्रणाली को देख के और जो काम पुलिस ने किया है, पुलिस जींद के अंदर जितने भी बदमाश थे आज सलाखों के पीछे है और ये एक अच्छा संदेश है और आम जन में सुरक्षा की भावना जो पैदा हुई है और उसी के मद्देनजर जो व्यापार मंडल है जींद का, उन्होंने आज पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। सर, जब पुलिस की टीम वहाँ आरोपियों को पकड़ने गई तो किस तरह से देखते हैं आप, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ बहुत है। जब अपराधी अपराध कर और अपने जो स्थान को छोड़ के दूसरे राज्य में दूसरे उसमें चले जाते हैं तो वहाँ से इनको लाना बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद जब वहाँ से पकड़ते हैं और फिर रास्ता होता है लंबा, हम दीमापुर से जो इनको लेके आए 1500 किलोमीटर 1800 किलोमीटर का, और उस बीच रास्ते में सबसे बड़ा जो कार्य है इनकी सुरक्षा है, क्योंकि रास्ते में इनको हमला ना कर दे या कोई हमारे चिंगुल से निकल के ना चले जाए, सबसे बड़ी चुनौती है ये। और इन चुनौतियों से हम निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अच्छा सर, जब श्याम सुंदर हत्याकांड हुआ था तो जो है 25 राउंड की फायर की गई थी, उसकी हत्या भी हुई थी, तो पूरा जींद शहर जो है सदमे में चला गया, दहल गया था और आपने मौके पर आके जो है सिचुएशन को संभाला है, इसको हैंडल किया, व्यापारियों को विश्वास दिलाया कि पुलिस आपके साथ है। तो ये पूरा प्रक्रिया कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसा है, पुलिस का काम है, ये हमारी ड्यूटी है भाई, लोगों की जो जान माल की रक्षा करना है और कानून जो व्यवस्था है, जो हमारा संविधान के अनुसार जो कानून है उसको बनाए रखना हमारा काम है।
और अपराधियों ने जींद में कानून को तोड़ने का प्रयास किया है और इसी क्रम में उनको हमने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और आगे भी अगर कोई अपराधी ऐसा साहस करेगा जींद में तो उसको हम सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। अच्छा सर, जैसे अभी तो सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो क्या पता है सर आरोपियों ने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया? जैसे पहले जो है शूटर को वहाँ से किया गया, उसके बाद प्लान है, ये जो है ना एक तफ्तीश का विषय है। कैमरे के सामने ये बातें डिस्क्लोज नहीं की जाती। बाकी जो असल अपराधी थे वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ठीक, तो आगे सर जींद में किस तरह से देखते हैं आप कि भाई जो अपराध अभी तो सारे सलाखों के पीछे हैं, अगर कोई आगे ऐसी कोई घटनाक्रम घटता है या तो क्या कहना चाहेंगे सर, पुलिस किस तरह से देखती है? आगे अगर कोई अपराधी या कोई नया अपराधी उठने का प्रयास करेगा या कोई साहस करेगा तो उसका भी यही हाल होगा और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। बिल्कुल, जींद के जो डीएसपी हैं धर्मवीर, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी जो है सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी सलाखों के पीछे है। देखिए, जिस टाइम श्याम सूरत हत्याकांड हुआ था तो 25 राउंड की फायरिंग हुई थी, जिससे पूरा जींद शहर जो है दहल गया था और पुलिस ने जो है आज सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आज जींद के जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं बद्रीनाथ गर्ग, वो जींद पहुंचे हैं और पुलिस को सम्मानित भी किया है। अपने सहयोगी राजीव राठी के साथ परमजीत पवार, हर खबर हरियाणा। वहीं पलवल के फुलवाड़ी गांव में आरएमपी डॉक्टर की हत्या करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गांव के लोग सदर थाने पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से मिलकर इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी। साथ ही इस मामले को लेकर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी महेश को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, फुलवाड़ी हत्या के मामले में आज कुछ लोग थाने में पहुंचे हैं रोष प्रकट करने, क्या है मामला? ये मामला जो राजकुमार की हत्या हुई थी उसके उसमें गिरफ्तारी के लिए जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आए थे जी। और इस संबंध में हमने एक आरोपी महेश कुमार को उठाया हुआ है और कल उसकी अरेस्टिंग डाल ली थी और अन्य आरोपियों को भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके कोर्ट जेल में भेजा जाएगा। सर, भाई का मर्डर हुआ है, इस बात के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमें उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी। अभी तक हुआ नहीं कोई भी? अभी तक कोई 3 दिन हो गए, कोई खास जो हमने लिखित में दिए सिर्फ थाना प्रभारी साहब मिले, उन्होंने क्या आपसे आश्वासन दिया है? जी, कर रहे हैं हम अपना काम। चरखी दादरी शहर में सीवर ओवरफ्लो होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग कार्यकारी अभियंता संजीव त्यागी ने बताया कि शहर में सीवर व्यवस्था को लेकर विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सीवर व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुपर सर्कर मशीन को लगाया गया है ताकि शहर में हो रहे दूषित जल भराव से छुटकारा मिल सके। साथ ही बताया कि शहर में जल्द ही पुरानी सीवरेज लाइन को बदल दिया जाएगा। वाटर सप्लाई के बारे में कई बार कंटामिनेशन की या पानी में मिक्सिंग की शिकायतें मिलती हैं। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पानी में जो मिक्सिंग की शिकायतें हैं, इसमें काफ़ी हद तक जो हम लोगों का जो जागरूकता है पब्लिक की, वो भी जिम्मेदार होती है। हमारे जो वाटर वर्क से जो पानी सप्लाई किया जाता है वो बाकायदा पूरी तरह से टेस्टिंग करके क्लोरीनेशन फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करके इसके बाद ही किया जाता है। कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर्स के पाइप जो होते हैं वो काफ़ी पुराने होते हैं, वो नाली के नीचे से गए हुए होते हैं और उस समय पे जबकि पानी की लाइन की सप्लाई हमारी पूरी हो जाती है, वो उस नाली के पानी से अपनी पाइप को भर देते हैं। अगले दिन जब पानी की शुरुआत होती है वाटर सप्लाई की, उस समय पे वो गंदा पानी शुरू में कुछ टाइम। चलिए अब खबर पुंडरी से है, जहां करोड़ों गांव के लोगों ने स्थानीय विधायक और चेयरमैन पशुपालन विभाग रणधीर सिंह गोलन का प्रोग्राम करने पर विरोध जताया। दरअसल गांव वासियों का कहना है कि किसान आंदोलन के दौरान रणधीर सिंह गोलन ने पाई भाना और करोड़ा के लोगों के लिए कहा था कि केवल इन्हीं 3 गांव के लोग ही किसान नहीं हैं, जिस बात को लेकर गांव वालों ने रणधीर सिंह गोलन को गांव में घुसने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर रणधीर सिंह गोलन ने दूसरे रास्ते से जाकर करोड़ा से यहां पर सेरदा जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया।
लेकिन सूचना मिलते ही गांव के लोग बस अड्डे पहुंचे और मुख्य रास्ते को रोककर विरोध प्रदर्शन करने लगे। साथ ही कहा कि जब तक रणधीर सिंह गोलन माफी नहीं मांगते तब तक गांव में नहीं घुसने देंगे। यहाँ उन्होंने कुछ पहले किसान आंदोलन हुए थे, उस किसान आंदोलन में इन्होंने कुछ अपशब्द बोले कि गांव पाई बाना कोड़ा, मतलब वहाँ भी कुछ पत्रकार साथी बैठे थे, कुछ मीडिया बैठी थी, वहाँ कुछ बातें चल रही थी। उसके सामने उसने एक बयान रखा था कि यहाँ पाई बाना कोड़ा के क्या इसी में किसान है, क्या पाई बाना कोड़े में किसान है? तो केवल उसी बात को लेकर आप नाराज हो? चलिए खबर पलवल से है, जहां पलवल रसूलपुर रेलवे फाटक पर पुल का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर चल रहा धरना अब जोर पकड़ने लगा है। धरने को राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में धरने पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल पहुंचे और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। करण दलाल ने कहा कि पुल के निर्माण को लेकर आंदोलन को मजबूत करेंगे और गांव में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना होगा। शहर में जुलूस निकालकर अधिकारियों का घेराव करेंगे। अगर इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो निर्णायक आंदोलन चलाया जाएगा। आपको बता दें कि ये धरना पिछले 14 दिन से लगातार जारी है। हमारी बहन बेटियां, ये पुलों का निर्माण का कार्य का जो शिलान्यास था वर्ष 2014 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था, मैंने करवाया था बामनी खेड़ा रसूलपुर का। लेकिन अफसोस की बात है कि 2018 में फिर दोबारा इन्होंने शिलान्यास किया और आज तक ये निर्माण कार्य को इतना धीमी गति से ये इसको चला रहे हैं और हमारे इलाके की अनदेखी कर रहे हैं, लोगों के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। इतना अहंकार और इतना घमंड अच्छा नहीं होता। इसलिए आज मजबूर होकर के ना चाहते हुए भी हमें आज यहाँ इस धरने में शामिल होना पड़ा और हमने लोगों से अपील की है कि हम इस पुल के निर्माण में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन अगर ये सरकार हमें विवश ही करना चाहती है तो ये धरना पर बैठे हुए लोग अगर ठीक समझें तो एक दिन निश्चित करके हम तमाम इलाकों को इकट्ठा करके और इस सोई हुई सरकार को। खबर कैथल से है, जहां रविवार को उपायुक्त का विरोध बंद करवाने को लेकर अध्यापक संघ के सदस्यों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और कैथल विधायक के निवास स्थान पर पहुंचकर उपायुक्त के तबादले और 2 अध्यापकों का निलंबन रद्द करने की मांग की है। इस पर कैथल के विधायक ने आश्वासन दिया है कि इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उनकी समस्या का समाधान करवाएंगे। यहाँ भी आए, इसकी कॉलोनियों के काफ़ी गणमान्य लोग आए हैं और मेरे को मिले भी थे और उन्होंने अपनी समस्या बताई थी कि पिछले दिनों बिजली को लेकर के प्रॉब्लम थी और उस समय वो बिजली विभाग के जेई से, एसडीओ से, एक्शन से सबसे मिले, परंतु समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर उन्होंने कॉलोनी वासी जब इकट्ठे हुए तो बिजली की बड़ी समस्या होती है आजकल, तो उन्होंने मन बढ़ाया कि हम अपने डीसी महोदय से, उपायुक्त महोदय को मिलते हैं। देखिए, हमारा जो जनप्रतिनिधियों के पास जाकर के बातचीत के माध्यम से और ज्ञापन दे करके हमने अपनी समस्या से अवगत करा दिया है और आज यहाँ के विधायक जो लीलाराम जी ने ये आश्वासन भी दिया कि वो डीसी साहब से इस संबंध में बातचीत करेंगे